ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। दादाजी से चुप। दादाजी हाँ ओ फिर से हार गया। चलो 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 दूध पी लो। वेरी गुड। मैं बिस्किट खाता हूँ। वेरी गुड गर्ल। अभी कहाँ जाएंगे? स्कूल। अब दादाजी आपको स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाएंगे, ओके? चलो चलो चलो। वेरी गुड। टेक केयर। आओ ये लो दीपक। आ जाओ बेटा। आई शाबाश। आजा। पापा आपकी सारी दवाइयाँ आपके बैग में रखी हैं, टाइम पर ले लीजिएगा, भूलेगा मत। बाय बाय मम्मा, बाय बाय पापा। बाय बाय बाय। बाय बाय। सूर्यकांत निगम घर से निकल गया, तैयार रहो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाल मिला तो मर जाएगी। वेरी गुड। दादाजी से चुप। चलो अब स्कूल आ गया। बाय बाय दादाजी। हाय वंशी बेटा। चलो दीपक। हेलो। जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। अच्छा रहेगा आप जीटी ट्रांसपोर्ट वालों के खिलाफ हो रहे इनकम टैक्स की जांच बंद कर दे, नहीं तो। धमकी दे रहे हो? कोरी धमकी नहीं, अपनी गाड़ी के पीछे चल रहे ट्रक को देख लीजिए, कुचल देगा आपको। पहले भी बहुत लोग ऐसी कोशिश कर चुके हैं, तुम भी करके देख लो। स्पीड बढ़ाओ और लेफ्ट मार लो। एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर सूर्यकांत निगम अपने बेटे सूरज, बहू प्रीति और पोती के साथ अलीगढ़ में रह रहे थे। सूर्यकांत ने अपने काम के साथ कभी भी बेईमानी नहीं की और इसीलिए उनकी ईमानदारी उनकी पहचान बन गई। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जो सूर्यकांत की ईमानदारी का नुकसान उठा रहे थे और जब सूर्यकांत उनके दिए किसी भी लालच में नहीं फंसे तो उन्हें मौत का डर दिखाया गया। लेकिन सूर्यकांत फिर भी नहीं डरे। आखिर कौन थे ये लोग और अपनी ऐसी कौन सी बात मनवाना चाहते थे सूर्यकांत से? हम जीटी ट्रांसपोर्ट के मालिक बलदेव जायसवाल के खिलाफ एक्शन तो ले लेंगे, पर इस वक्त एक डीजीपी के नाते नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते हम समझाना चाहते हैं कि ये सब आप जो कर रहे हैं आप अपने दुश्मन को बढ़ाते जा रहे हैं। यही बात हम पापा को समझाते रहते हैं अंकल, लेकिन हमारी एक नहीं सुनते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी सेफ्टी के लिए कुछ पुलिस वाले रखवा दीजिए। नहीं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए भाई। इतने सालों में कितनी धमकियां मिल चुकी है, लेकिन कोई हमें कुछ कर पाया नहीं ना। फिर पापा जी एकदम सही कहा आपने, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये जो डायबिटीज है ना, ये जरूर आपका नुकसान करेगा। पापा जी इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। पता है पिछले 2 महीनों से आपने चेकअप नहीं करवाया है। मैंने कल डॉक्टर दुबे से अपॉइंटमेंट ले ली है, जाकर उनसे चेकअप जरूर करवा लीजिएगा, वरना ये जो खाना पीना है ना कल से बिल्कुल बंद। अरे बाप रे, इतनी जरा सी भूल की इतनी बड़ी सजा। अब तो कल पक्का जाना ही पड़ेगा। अब तो खुश। और ऊपर से मैं हवालात में बंद कर दूंगा वो अलग। बिल्कुल सही कहा अंकल। निगम, कल ही आरबी बिल्डर का फोन आया था हमारे पास। उनके नए अस्पताल का कुछ काम रुक गया है। हाँ, उनके अकाउंट में काफी गड़बड़ है, इसलिए मैंने इन्फॉर्म किया था कि उनका कोई प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दी। अच्छा, इसलिए उनका फोन आया था हमारे पास ताकि हम तुमसे उनकी सिफारिश कर सके। सॉरी डॉक्टर, सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट चला आया। डॉक्टर त्रिवेदी, आप और हमारे क्लिनिक में? भाई यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। चलो अच्छी बात है, उसी बहाने मुलाकात तो हो गई। अच्छा डॉक्टर, यह सूर्यकांत निगम इनकम टैक्स ऑफिसर, और निगम यह हमारे काफी पुराने दोस्त
डॉक्टर त्रिवेदी, दिल्ली में इनका काफी बड़ा अस्पताल है। हेलो भाई हमने भी आपकी बहुत तारीफ सुनी, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है इन्हें ये बताकर कि दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा अस्पताल है। भाई हम तो गए काम से ना। अरे नहीं नहीं, जब तक आप ईमानदारी से काम करते हैं हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बैठिए, आप बैठिए। वैसे डॉक्टर त्रिवेदी, अभी अभी हम निगम से आरवी बिल्डर के नए अस्पताल के बारे में ही बात कर रहे थे, और यही है वो निगम साहब जिन्होंने एक साइन करके उनके पूरे अस्पताल का प्रोजेक्ट रुकवा दिया। भाई मैं समझता हूँ कि अस्पताल बनना चाहिए, अस्पताल बनेगा तो सबको फायदा होगा। देखिए त्रिवेदी साहब, जब तक आरवी बिल्डर अपने पेपर क्लियर नहीं करते और उन पर लगा हुआ फाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं करते, कुछ भी नहीं हो सकता। निगम, वो लोग फाइन भरे ना भरे, लेकिन हमारे मशीन्स ने फैसला कर दिया है, अब फाइन तुम्हें भरना होगा। देखो ना, पैथोलॉजी लैब से तुम्हारी ब्लड शुगर की रिपोर्ट आई है, देखो तुम्हारी शुगर लेवल कितनी बढ़ गई है। लगता है अब तुम्हारे बहू प्रीति को तुम्हारे बारे में शिकायत करनी पड़ेगी, तुम्हारा स्पेशल ख्याल रखने के लिए। अरे नहीं नहीं, उनसे कुछ नहीं कहना, नहीं तो काफी डांट पड़ेगी। ना भाई, जैसे तुम्हारे प्रोफेशन में तुम बेईमानी नहीं कर सकते, वैसे मैं भी नहीं कर सकता। अभी उसको फोन लगाता हूं। डर गए ना? हाँ बोलो वसंत। सर, देवी इंडस्ट्रीज के खिलाफ आपने जो एक्शन लिया था, उन लोगों ने कोर्ट में उसे वापस लेने के लिए केस किया है। ओह आई सी। 3 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कितने बजे सुनवाई? सर 12 बजे। ठीक है, आप उनके पेपर्स रेडी करके हमें दे देना, हम चले जाएंगे। ओके सर। दादाजी स्टैचू। चलो चलो चलो, अभी स्टैचू ओवर। आप दूध पी लो। पापा जी आप भी नाश्ता कर लीजिए, आपको दिल्ली 12 बजे पहुंचना है। थोड़ा और, चलो चलो चलो। आप रुकिए, हम देख के आते हैं। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? ये सब छोड़िए मियाँ और अपने बाप को समझाइए, देवी इंडस्ट्रीज के केस के फाइल्स दिल्ली ना जाए। अरे आप बोल कौन रहे? नहीं तो ना तो वो बचेंगे, ना उनका केस सुनने वाला कोई बचेगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? पापा आप दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल कर दीजिए ना। वो देवी इंडस्ट्रीज के केस में बहुत बड़े पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। सूरज, हम कितने सालों से काम कर रहे हैं, ये धमकी हमें कोई पहली बार थोड़ी मिली है। डोंट वरी, हमें कुछ नहीं होगा। अरे दीपक। हाँ साहब। ये सामान जरा गाड़ी में रख देना। और आई शाबाश, वंशी बिटिया को हम 2 दिन के बाद मिलेंगे, फिर बहुत खेलेंगे। ओके पापा जी, आपकी सारी डायबिटीज की दवाइयां मैंने आपके बैग में रख दी हैं, भूलिएगा मत, टाइम से ले लीजिएगा। अरे ले लेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। देखो वंशी भी बड़ी हो गई है और मेरी तबीयत भी ठीक रहती है। डोंट वरी, अभी तो मैं जवान हूँ। आप अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। करेंगे पापा जी, जरूर करेंगे। बस 2-3 महीने और, फिर हम प्रैक्टिस जरूर शुरू कर देंगे। बस एक बार आप और वंशी थोड़े से और बड़े हो जाइए, फिर करेंगे। बाय बेटा। बाय दादू। चलो। आज के दौर में जहां हम थोड़े समझौते करके जीने को समझदारी कहते हैं, वहीं सूर्यकांत निगम जैसे लोगों को अपने पेशे और अपने ईमान के साथ जरा सा भी समझौता करना गवारा नहीं। इसीलिए सूर्यकांत निगम ने कई लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। हालांकि सूर्यकांत निगम के लिए ऐसी धमकियां कोई नई बात नहीं थी। अपने करियर में ऐसी धमकियों से उनका वास्ता पहले कई बार पड़ चुका था। शायद इसीलिए इस बार भी उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन क्या हर खतरे को यूं ही नजरअंदाज किया जा सकता है? The number you are trying to call is currently. The number you are trying to call is currently not in use.
क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रही? देखिए ना, पापा जी का फोन सुबह से मिल ही नहीं रहा। मैं कब से मिलाने की कोशिश कर रही हूँ और ड्राइवर का फोन भी कवरेज एरिया से बाहर है। एक काम करिए ना, दिल्ली में जिस गेस्ट हाउस में पापा रुकने वाले थे वहां फोन करके पूछिए ना। हेलो, जी हम प्रीति निगम बोल रहे हैं। एक्चुअली हमारे फादर इन लॉ मिस्टर सूर्यकांत निगम आपके गेस्ट हाउस में आने वाले थे, क्या वो पहुंचे? नहीं मैडम, वो आने वाले तो थे पर अभी तक नहीं आए। नहीं आए? जी शुक्रिया। वो तो अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं। लेकिन पापा को तो 12 बजे से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए था। अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम उनके दोस्तों और उनके जानने वालों को फोन करके पूछते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। हेलो बख्शी साहब, पापा का फोन तो नहीं आया था आपको? अंकल, पापा जी आपके यहाँ पर आए हैं? वर्मा जी, पापा आपके यहाँ तो नहीं आए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इतने सारे लोगों को फोन लगाया पर कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। आपको याद है सुबह एक धमकी वाला फोन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा? नहीं नहीं सूरज, आप गलत मत सोचिए। हो सकता है पापा जी किसी दूसरी प्रॉब्लम में फंस गए हों। डीजीपी अंकल को फोन करते। जी। आखिर बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे कहां चले गए थे सूर्यकांत निगम? वो कहीं चले गए थे या उन्हें गायब कर दिया गया था किसी साजिश के तहत? और अगर ये साजिश थी तो किसने की थी और क्यों? भाई साहब, इनको तो नहीं यहाँ देखा आपने? भाई साहब, ये आदमी को देखे कहीं आप? भाई साहब, हाँ, ये हमारे पिताजी। हाँ, इनको यहाँ कहीं देखा आपने? नहीं। अरे ये तो पापा की गाड़ी है। अरे भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गाड़ी क्यों यहाँ खड़ी की है? भैया वो गाड़ी का पेट्रोल पाइप टूट गया था। पापा कहाँ है? वो सब तो अरे भाई, क्या हो गया गाड़ी को? अरे साहब, गाड़ी का पेट्रोल पाइप टूट गया है। ओहो, अच्छा अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें आगे तक ड्रॉप कर सकते हैं, कोई मैकेनिक लेके बनवा लेना। ठीक है बेटा, इसे ले जाओ। अरे हाँ बेटा, एक मिनट, आप कहाँ तक जा रहे हैं? जी अंकल, हम दिल्ली तक जा रहे हैं। अगर एतराज ना हो तो हमें वहाँ छोड़ देंगे। हाँ क्यों नहीं अंकल, आइए सर। थैंक यू। दीपक, बैग ले लो। दीपक, तुम गाड़ी ठीक करा के दिल्ली गेस्ट हाउस ले आना, हम वहीं पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है सर। चलो बेटा। हाँ अंकल, चलो। भैया वो मैकेनिक भी गाड़ी ठीक नहीं कर पाया, बोला था किसी और को भेजता हूँ, पर अभी तक कोई नहीं आया। अरे कमाल करते हो तुम, ऐसे ही अनजान लोगों के साथ पापा को जाने दिया, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि पापा की जान को खतरा है। अच्छा, जिन 2 लड़कों के साथ पापा गए, उस गाड़ी का नंबर देखा? कुछ याद है? हाँ भैया, UP 65 AU 655। हेलो अंकल, पापा 2 लड़कों से गाड़ी में लिफ्ट लेके दिल्ली चले गए हैं। गाड़ी का नंबर है UP 65 AU 6555। ठीक है बेटा, हम अभी पता करवाते हैं कि ये गाड़ी किसके नाम पे है और वो कहाँ रहते हैं। पापा जी का कुछ पता चला? हाँ, दीपक मिल गया है और जल्दी पापा का भी पता चल जाएगा। दरअसल पापा की गाड़ी खराब हो गई थी और वो 2 लड़कों से लिफ्ट लेके दिल्ली निकल गए हैं। लड़के?
हाँ सूरज बेटा, तुम फौरन पुलिस स्टेशन आ जाओ। हम लोग लड़कों को पता लगा लिया है और वो यहीं आ रहे हैं। जी अंकल, अभी पहुंच रहे हैं। इन्हीं लोगों की गाड़ी में गए थे तुम्हारे पापा। कहाँ है हमारे पापा? वो अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, फिर हमने अरे क्या हुआ उधर? बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से कोई हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है अंकल, जल्दी से जल्दी से। हम लोग भी उस दिन जल्दी में थे, तो हमें भी लगा कि एमटी हॉस्पिटल वाले आप लोगों को तो इन्फॉर्म कर ही देंगे, इसलिए हम उन्हें एडमिट करके वहां से जल्दी से चले गए थे। हेलो, हमारा नाम सूरज निगम, अलीगढ़ से आया हूं। आपके हॉस्पिटल में हमारे पिताजी मिस्टर सूर्यकांत निगम नाम के कोई पेशेंट एडमिट है? इस नाम का तो कोई भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट नहीं है। हाँ, एक पेशेंट आया तो है, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी, यहाँ से राइट चले जाइए। थैंक यू। तुम एक काम करो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। हम सूरज निगम हैं और ये हमारे पापा हैं। क्या हुआ हमारे पापा को? देखिए, आपके फादर की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए हमें इन्हें आईसीयू में रखना पड़ा, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। हेलो प्रीति, पापा दिल्ली के एमटी हॉस्पिटल में काफी क्रिटिकल कंडीशन में। क्या? Excuse me, Mr. सूर्यकांत निगम। सूरज, पापा कैसे हैं? हालत अभी बहुत सीरियस। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? अभी तो डॉक्टर ने मना किया, लेकिन एक बार पूछ के देखते हैं हम। वंशी कहाँ है? वंशी अभी तो यही थी। वंशी, वंशी बेटा कहाँ गई? वंशी, वंशी दादू कहाँ पे? खेलो मेरे साथ, स्टैचू गेम खेलो ना। दादू उठो ना मेरे साथ, स्टैचू खेलो ना। दादू उठो ना, स्टैचू खेलो ना मेरे साथ। दादू उठो ना, स्टैचू खेलो ना मेरे साथ। बेटा, दादू अभी सो रहे हैं, उनको आराम की जरूरत है ना। चलो, हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं दादू के साथ खेलूंगी, मैं नहीं चाहूंगी। बेटा, दादू का आराम करना है ना, अभी उठेंगे ना तब उनके साथ खेलेंगे। मैं नहीं चाहूंगी, दादू के साथ खेलूंगी, मैं नहीं आऊंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात हो रहा है। हेलो डॉक्टर त्रिवेदी। हाय रमन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये है डॉक्टर त्रिवेदी। हेलो डॉक्टर। और डॉक्टर, ये है सूर्यकांत जी के बेटे। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे फादर को अच्छी तरह से जानता हूँ, अलीगढ़ में मिला था डॉक्टर दुबे के यहाँ। मैं आज ही मुंबई से लौटा हूँ, अगर यहाँ होता तो डॉक्टर दुबे को इन्फॉर्म कर देता। डॉक्टर साहब, पापा कब तक ठीक हो जाएंगे? प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर रमन हमारे यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। एवरीथिंग विल बी फाइन।
सुधा, पेशेंट के लिए इंजेक्शन रेडी करो। क्विक, इट्स एन इमरजेंसी। सिस्टर, हम पापा से मिल सकते हैं? नहीं, आप अंदर नहीं जाते। प्लीज आप यहीं रहिए। लेकिन पापा को हुआ क्या है? मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, पापा ठीक है? हम लोगों ने पूरी कोशिश की। आई एम सॉरी मिस्टर सूरज। पापा, मम्मी आप दोनों क्यों रो रहे हो? सूर्यकांत निगम की मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर सूर्यकांत निगम का दिल्ली का सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर कैसे बन गया? क्या वाकई उनकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? हाल ही में मिली धमकियों की वजह से उनके बेटे सूरज को लग रहा था कि हो ना हो उसके पापा किसी की साजिश के शिकार हुए थे, लेकिन किसकी? मिस्टर सूरज, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जैसा कहा वैसा ही है। हाँ, इनफैक्ट हमारी भी उस दिन सुबह बात हुई थी निगम से। वीकनेस और चक्कर आने की शिकायत कर रहे थे वो। हमने उन्हें दवाइयां लेने को कहा था, लेकिन पता नहीं वो दवाइयां ले पाए या नहीं। हम मानते हैं कि पापा की तबीयत खराब है, पर इतनी भी नहीं कि वो इस हालत तक पहुंच जाए। आप लोग कुछ भी कहें, हमें इस बात का शक है कि पापा के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे किसी न किसी की साजिश जरूर। देखिए, आप बेकार में शक करें, हमें ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है। हमें भी नहीं लग रहा है। मम्मा दादू वापस नहीं आएंगे क्या? आएंगे बेटा, पर अभी नहीं आएंगे। और दादू जहां भी हैं आपको वहां से देख रहे हैं। वो आपसे कहते थे ना कि जल्दी सो जाओ, तो चलो अब जल्दी सो जाओ, वरना दादू गुस्सा करेंगे ना। सो जाओ। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। सो जाओ। सूरज, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं कि जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है वो सच नहीं, और जो सच है वो हम देख नहीं पा रहे। मतलब? जरा सोचिए ना, दिल्ली जाने के रास्ते में पहले वो गेस्ट हाउस आता है और उसके 40 किलोमीटर बाद वो हॉस्पिटल, यानी कि उस गेस्ट हाउस के आसपास और भी हॉस्पिटल्स रहेंगे। तो फिर वो दो लड़के पापा को इतनी दूर उस एएमटी हॉस्पिटल में क्यों लेके गए? सूर्यकांत निगम के बेटे को शक तो था कि उसके पापा के साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन इस शक ने एक अजीब मोड़ ले लिया जब दिवंगत सूर्यकांत निगम के बेटे सूरज के पास एक फोन आया। हेलो हेलो सूरज, हम डॉक्टर दुबे बोल रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए। कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या अभी आप हमारे क्लिनिक आ सकते हैं? जी। ये देखिए, एएमटी हॉस्पिटल से मिली निगम की सारी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद हमें पता चला है कि एएमटी हॉस्पिटल ने एक बहुत बड़ी गलती की है। गलती? हाँ, गलती। इट्स अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। दरअसल निगम को एडमिट करने के बाद डॉक्टर रमन ने उन्हें इनकी दवाई दी थी, जो उनके मौत का कारण बन गई। एक डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? पर यह गलती तो हुई है। हमारे पास उनकी मेडिकल हिस्ट्री तो थी नहीं, इसलिए ट्रीटमेंट करने से पहले प्रॉपर टेस्ट किया गया, उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू की गई। और अगर वक्त रहते हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते तो वो उस समय भी मर सकते थे। अगर आपने उनके टेस्ट किए तो फिर आपने उनको ऐसी दवा कैसे दे दी जिससे उनकी जान चली गई? मुझे तो लगता है कि आपने उनकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखी भी नहीं और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। एक तो मैंने आपके फादर की जान बचाने की कोशिश की, उस पर आप मुझ पर ही झूठे आरोप लगा रहे हैं। झूठ आप बोल रहे हैं, गलती आप लोगों की थी और अब आप मान नहीं रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। डॉक्टर रमन बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मिस्टर निगम को उस वक्त गोलियां नहीं दी जाती तो
शायद उनकी मौत हो सकती थी। आपको क्या लगता है ऐसी बातें करके आप बच जाएंगे? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको इस बात की सजा जरूर मिलेगी। मैं आप लोगों पर केस करूंगी। चलिए सूरज। सूर्यकांत निगम के बहू और बेटे को यह तो पता चल गया था कि एएमटी हॉस्पिटल में सूर्यकांत निगम के इलाज में लापरवाही बरती गई थी, लेकिन इस तरह के मामलों को अदालत में साबित करना काफी मुश्किल होता है। हालांकि प्रीति शादी के बाद अपनी लॉ की प्रैक्टिस छोड़ चुकी थी, लेकिन अपने ससुर को न्याय दिलाने के लिए उसने उनका केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। पापा जी, आप हमेशा कहा करते थे कि हम प्रैक्टिस शुरू कर दें। देखिए, आज हमने आपकी बात मान ली। आज हम आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पापा जी, आशीर्वाद दीजिए, हम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटे। चलें? ऑल द बेस्ट मम्मा। थैंक यू बेटा। चल। योर ऑनर, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स और डॉक्टर दुबे के द्वारा बनाई हुई मेरे फादर इन लॉ मिस्टर सूर्यकांत निगम की केस हिस्ट्री की रिपोर्ट्स के हिसाब से यह साफ जाहिर होता है कि उनकी मौत नॉर्मल नहीं थी। उनकी मौत की वजह थे डॉक्टर रमन और एएमटी हॉस्पिटल। जी हां मिलॉर्ड, उन्हीं लोगों की लापरवाही की वजह से मिस्टर निगम की मौत हो गई, और यहां तक कि उनका जो ब्लड टेस्ट किया गया उसकी रिपोर्ट भी गलत है। मौत का असली कारण फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही बताया जा सकता है, इसलिए यह अदालत पुलिस को हिदायत करती है कि वो जल्द से जल्द फॉरेंसिक टेस्ट करवाए। टिल देन द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे। ये है आपके ससुर की फॉरेंसिक रिपोर्ट। योर ऑनर, मिस्टर सूर्यकांत निगम की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, जिसकी एक कॉपी आपके सामने रखी हुई है। योर ऑनर, इस फोरेंसिक रिपोर्ट से यह बात सामने निकल कर आई है कि मिस्टर सूर्यकांत निगम की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर उनकी मौत 2 दिन पहले हो गई थी, फिर उन्हें 2 दिन तक आईसीयू में क्यों रखा गया? हॉस्पिटल अपनी कौन सी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है? योर ऑनर, अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने कुछ अहम गवाहों को यहां बुलाना चाहती हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मैं सबसे पहले उस हॉस्पिटल की नर्स सुधा को बुलाना चाहती हूँ। नर्स सुधा हाजिर हो। सर, डॉक्टर रमन बहुत ही काबिल डॉक्टर है, वो ऐसी लापरवाही कभी नहीं बरत सकते। उस दिन भी जब आपके ससुर को हॉस्पिटल लाया गया था तो उन्होंने उन्हें तुरंत अटेंड किया था। सर, हमारा हॉस्पिटल ऐसी लापरवाही कभी नहीं बरत सकता। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप ही की गलती से ये सब हुआ है। देखिए, हमने वही किया जो उस वक्त हमें सही लगा। जज साहब, सूर्यकांत जी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अगर हम उस समय उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते तो वो मर सकते थे। हम उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते थे। आपने सूर्यकांत निगम जी की जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बनाई वो भी झूठी थी। अब आपको ये मानना होगा कि गलती आप ही की है, आप ही के हॉस्पिटल की है। मिलोड,
डॉक्टर भगवान नहीं होते। अगर ऐसा होता तो वो हर पेशेंट की जान बचा सकते थे। वो सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, और मेरे क्लाइंट ने भी अपनी तरफ से सूर्यकांत निगम जी को बचाने की पूरी कोशिश की। और प्रीति निगम फोरेंसिक रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश करके यह साबित करना चाहती हैं कि हॉस्पिटल से गलती हुई है। मिलोड, हमारा हॉस्पिटल हर्जाना देने के लिए तैयार है। दैट्स ऑल। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो चुका था कि सूर्यकांत निगम की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई थी, और उन्हें जिस दिन अस्पताल लाया गया था दरअसल उसी दिन उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें 2 दिन तक आईसीयू में रखा गया। दरअसल कई बार किसी व्यक्ति के ब्रेन डेड होने के बावजूद वेंटिलेटर की सहायता से उसके हृदय को क्रियाशील रखा जा सकता है, और कई हॉस्पिटल्स ऐसा करके अपने बिल की मोटी रकम बनाते हैं। लेकिन सूर्यकांत निगम के केस में ऐसा क्यों किया गया? क्या हॉस्पिटल सूर्यकांत निगम के परिवार को यह दिखाना चाह रहा था कि वो उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, या अस्पताल ऐसा करके अपनी लापरवाही छिपाने की कोशिश कर रहा था? यह केस 2 महीनों से अदालत में चल रहा था, लेकिन तभी सूरज के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिसने इस केस का रुख ही पलट दिया। हेलो, हाँ राजू मोटर्स, मैं सूरज निगम बोल रहा हूँ एसके चौक से। घर पे हमारी जो गाड़ी है ना खराब हो गई है, जरा किसी लड़के को भेज देना। ओके। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा गैरेज। अरे क्यों? लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसका फ्यूल पाइप टूटा था, तो हमारे ड्राइवर ने इसे हाईवे के पास वाले गैराज में ठीक करा। वहां देखिए जरा, वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फ्यूल पाइप नहीं सब, फ्यूल पाइप तो बिल्कुल ठीक है, कहीं कुछ नहीं टूटा है। गाड़ी लेके जाऊं क्या? नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम गाड़ी खुद आके छोड़ देंगे। भाई साहब, आपको याद है कुछ महीने पहले आपके गैराज में एक गाड़ी आई थी व्हाइट कलर की, जिसमें लाल बत्ती लगी हुई थी। गाड़ी का नंबर था MH0Z5489। हमारा ड्राइवर लेके आया था आपके पास। व्हाइट कलर की? हाँ याद आया, लाल बत्ती लगी हुई थी। हाँ साहब, आपका ड्राइवर बड़ा अजीब सा लग रहा था। क्यों? गाड़ी में जरा सी प्रॉब्लम थी, इंजन का वायर निकला हुआ था, उसे कोई भी ड्राइवर खुद ठीक कर सकता था। अरे नहीं नहीं, उसका वायर नहीं निकला था, उसका फ्यूल पाइप टूटा हुआ था। नहीं साहब, फ्यूल पाइप नहीं टूटा था, इंजन का वायर निकला हुआ था। मैंने उसे 10 मिनट के अंदर ठीक कर दिया, लेकिन वो आपका ड्राइवर काफी देर रात तक खड़ा रहा। अरे भाई साहब, ये दीपक यहीं रहते हैं ना? हमारे पिताजी सूर्यकांत निगम जी का ड्राइवर था। दीपक? हाँ साहब, दीपक रहते तो यही है, पर अभी ड्राइवर नहीं है। वो बहुत बड़े सेठ बन गए और अपना ट्रक भी ले लिया है। आपकी बात सुन के दीपक के ऊपर शक तो बनता है, लेकिन सच क्या है, उस दिन क्या हुआ था, ये तो दीपक ही उगलेगा। ठीक, दीपक जहां कहीं भी है उसे पकड़ के लाओ। यस सर।
सर बता सर, बताते सर, बता दो। ठीक है, हम तुम तीनों को छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम लोगों ने यहां पे जो बोला है वो गवाही तुम्हें कोर्ट में भी देनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। क्या मैं आरवी बिल्डर्स की प्रॉपर्टी डिटेल्स देख सकती हूँ? डॉक्टर अमन, घबराइए मत। हम आपको ना धमकाने आए हैं और ना ही कुछ पूछने आए हैं, बल्कि यह समझाने आए हैं कि जो कुछ भी हुआ है आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए भलाई इसी में रहेगी कि आप सरकारी गवाह बन जाइए और अदालत में सब कुछ सच सच बता दी, वरना आपकी लाइसेंस जब्त होगी, जिंदगी भर डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और जेल जाएंगे, वो अलग। योर ऑनर, अब मैं अदालत को यह बताना चाहती हूँ कि जिस केस को हम अभी तक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस समझ रहे थे, वो असल में एक मर्डर केस है। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस केस से जुड़े कुछ गवाहों को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। इजाजत साहब, हमें एक फोन आया था और बोला था दिल्ली हाईवे पर अपनी गाड़ी खराब करने का बहाना करना और अपने साहब को ऐसा दिखाना कि ये गाड़ी जल्दी ठीक नहीं हो सकती है, ताकि उन्हें दूसरी गाड़ी से दिल्ली जाना पड़े। ये फोन आपको किसने किया था? पता नहीं मैडम, पर उसने लिफाफे में पैसे डालकर पहले ही घर पर भेज दिए थे। मैडम, इस काम के लिए हमें पैसे दिए गए थे। जब आपने ड्राइवर को रास्ते में उतार दिया, उसके बाद क्या हुआ? मैडम, उस दिन जब बहुत जोरों की भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार, तो ऐसा करते ना, ढाबे में खाना वाना खा लेते हैं, फिर चले जाएंगे। क्यों अंकल? ठीक है, ओके। तो जल्दी लेके आ बड़ा। ओ, क्या हुआ अंकल जी? हम अपनी दवा वाला बैग गाड़ी में भूल आए हैं, हम अभी लेके आते हैं। अरे नहीं नहीं, बैठिए ना, हम दोनों में से कोई चला जाएगा। पिंटू एक काम कर, अंकल की दवाई रखिए कार में, जा बोला। ठीक है? ठीक है सर, मैं ले आता हूं। थैंक यू। वो बदली हुई दवाई खाने के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। फिर हमें कॉल आया कि हम उन्हें दिल्ली की AMT हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। हमने तो फिर वैसा ही किया। और आपको ये सब करने के लिए किसने कहा था? हमें कुछ नहीं पता, हमारी सिर्फ फोन पे बात हुई थी। मिलॉर्ड, मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मेरे क्लाइंट पर जो लापरवाही बरतने का केस चल रहा है उसे खारिज किया जाए और उस इंसान को ढूंढा जाए जिसने साजिश रची थी और इन लड़कों को उस काम के पैसे दिए थे। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। योर ऑनर, अगर इजाजत हो तो अब मैं अदालत के सामने एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहती हूँ जिसकी गवाही के बाद यह साफ हो जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। इजाजत। थैंक यू। मैं डॉक्टर रमन को यहां बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर रमन हाजिर हो। डॉक्टर रमन, बात को घुमा फिराकर कहने से अच्छा है कि आप उस दिन की सारी कहानी अदालत के सामने खुद ही सच सच बता दीजिए। जज साहब, सच तो यह है कि जिस दिन सूर्यकांत निगम को हमारे हॉस्पिटल में लाया गया, मुझे डॉक्टर त्रिवेदी का फोन आया। उस दिन मैं हेलो डॉक्टर त्रिवेदी सर, आपके एडवाइस के मुताबिक मैंने पेशेंट को टैबलेट दे दी, लेकिन सर उससे तो पेशेंट की हालत और खराब हो चुकी। परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं। प्लीज प्लीज कम अर्ली।
डॉक्टर साहब ये तो सुधा, आप जा सकते हैं। डॉक्टर रमन, इन्हें आप यहीं रहने दीजिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मर चुके हैं। आपने सब कुछ जानते हुए पेशेंट को कि टैबलेट देने के लिए कहा? इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दी डॉक्टर? गलती मैंने नहीं की है, दवाई तुमने दी है, तुमने। लेकिन इस गलती के बारे अगर किसी के सामने तुमने मुंह खोला तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि इस पेशेंट को तुम अटेंड कर रहे थे। तुम डॉक्टर रमन झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। जज साहब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारे दोष मेरे सर पर डाल रहा है। आप ही बताइए, भला मैं सूर्यकांत निगम का खून क्यों करूंगा? आप उन्हें क्यों मारेंगे ये पेपर साबित कर देंगे। योर ऑनर, मेरे ससुर मिस्टर सूर्यकांत निगम को मारने के लिए डॉक्टर त्रिवेदी के पास एक अहम वजह थी। आरवी बिल्डर्स जो हॉस्पिटल बनाने वाले थे, उस हॉस्पिटल के 40% शेयर डॉक्टर त्रिवेदी के पास थे। एम आई राइट डॉक्टर त्रिवेदी? और मेरे ससुर मिस्टर सूर्यकांत निगम ने इनके सारे बैंक अकाउंट सील करवा दिए थे और इनका पूरा प्रोजेक्ट रुकवा दिया था। और डॉक्टर त्रिवेदी ये अच्छी तरह से जानते थे कि रिश्वत के दम पर ये मेरे ससुर मिस्टर सूर्यकांत निगम को कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए डॉक्टर त्रिवेदी ने उन्हें अपने रास्ते से ही हटा दिया, उन्हें जान से मार दिया और इनकी मौत को एक बीमारी का रूप दे दिया। क्या मैं सही कह रही हूं डॉक्टर त्रिवेदी? आखिरकार डॉक्टर त्रिवेदी के सामने अपना गुनाह कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें सूर्यकांत निगम की हत्या का दोषी पाया गया और आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सूर्यकांत निगम के ड्राइवर दीपक को आईपीसी की धारा 120 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उन दोनों लड़कों राजू और दीपेन को भी आईपीसी की धारा 120 के तहत ही 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर त्रिवेदी के अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। डॉक्टर रमन को सरकारी गवाह बनने का फायदा मिला और उन्हें 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। इस केस में डीजी बिल्डर्स के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला अब भी अदालत में चल रहा है। आए दिन भ्रष्टाचार के बड़े बड़े खुलासे इस बात का सबूत है कि आज लालच, ईमान और सूर्यकांत निगम जैसे ईमानदार लोगों पर भारी पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि आज के दौर में समझौता किए बगैर ईमानदारी की राह पर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुट्ठी भर भ्रष्ट लोगों के डर से अपने ईमान और अपने जमीर का सौदा करना क्या आपको गवारा है? जरा सोचिए। इसी प्रश्न के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।